नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें एक टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और ये टॉपिक आपको अधिकांश जितनी भी गाइड है या पुस्तकें हैं उनमें या तो अच्छे से नहीं दे रखा है या दिया हुआ भी है तो मामूली सा मैटर दिया हुआ है, लेकिन इससे 1% आने की उम्मीद है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आज, बहुत अच्छे से। और जहाँ तक मैंने लिखा है कि 1 भी % बाहर नहीं जाएगा, मतलब कोई भी % इससे बाहर जाने की उम्मीद मुझे नहीं लग रहा कि इससे बाहर जाएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा विश्वास है, क्योंकि ये मैंने खुद ने टॉपिक तैयार किया है, अच्छे से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किया है। और जहाँ से ये आपको मैं बता सकता हूँ, आपको कोई भी जहाँ से आप पढ़ोगे, मैंने बहुत सोच समझ के इस टॉपिक को तैयार किया है। और आप जितनी भी जगह से पढ़ोगे, ऐसा कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको अदर मिल जाए या किसी अन्य बुक में मिल जाए। मैंने सभी बुक से समाविष्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या है कि किसी भी कुछ फिक्स किए गए हैं प्रतीक चिन्ह राजस्थान में भी, जैसे राष्ट्र में भी फिक्स किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फिक्स किए गए हैं और राज्य में भी फिक्स किए गए। हम एक एक प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे, केवल नाम नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जितनी भी जानकारी है वो पढ़ेंगे। कुछ जानकारियां ऐसी है जो इस चीज़ में मैं आपको नहीं उपलब्ध करा रहा हूं, क्योंकि कुछ जानकारियां आप जैसे मान लो घूमर पढ़ोगे तो लोक नृत्य में आप पढ़ोगे, इसके अलावा लोकगीतों में आप पढ़ोगे, केजड़ी के बारे में आप अदर जगह पढ़ोगे। तो कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस में अदर जगह हैं उन चीज़ों को मैंने यहाँ बचने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ विस्तार से वो नहीं है, प्रतीक चिन्ह पर अपना फोकस करना है। तो पहला प्रतीक चिन्ह आता है राज्य पक्षी गोडाउन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ आपके राज्य पक्षी, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी तीनों विचरण करते हैं। आपके अंतर्राष्ट्रीय पक्षी है जो साइबेरियन क्रेन है या जो सफ़ेद सारस है, वो यहाँ विचरण करता है। आपके भरतपुर में साइबेरियन क्रेन सफ़ेद सारस जो एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है, वो यहाँ विचरण करता है। इसके अलावा आपने राष्ट्रीय पक्षी मोर देखा होगा, और आपके भीलवाड़ा का तो शायद ये शुभंकर है मोर, और आपके राज्य पक्षी गोडाउन, ये तीनों यहाँ विचरण करते हैं। ये राजस्थान को सौभाग्य प्राप्त है ऐसा कि जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी भी हो, राष्ट्रीय पक्षी भी हो और राज्य पक्षी भी हो, तीनों विचरण करें, ऐसा राजस्थान का सौभाग्य है। तो अपना राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडाउन। राज्य पक्षी किसे? गोडाउन। ये आपको राज्य पक्षी गोडाउन है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसकी थोड़ी जानकारी आपको याद रखनी है। तो देखो, ये राज्य पक्षी गोडाउन कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 1981 में। आप दो बातें ध्यान रखना, एक तो राज्य पक्षी और राज्य पशु, दोनों जो जानवर हैं पक्षी और पशु, उनको 1981 में घोषित किया गया। दोनों को 1981 में दर्जा दिया गया, राज्य पक्षी का और राज्य पशु चिंकारा को। लेकिन जो दोनों, एक तो खेजड़ी आपकी और एक आपके जो पुष्प है, रोइडे का पुष्प, ये दोनों पेड़ है और इन पेड़ों को दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 281 में दिया गया, 1983 में, आगे हम पढ़ेंगे। तो 1981 में गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। और गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोरियाटिस नाइग्रिसेप। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान रखना, कोरियाटिस नाइग्रिसेप, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन। 1981 में दर्जा प्राप्त है राज्य पक्षी का, कोरियाटिस नाइग्रिसेप वैज्ञानिक नाम है। गोडाउन को सामान्य भाषा में माल मोरडी, सामान्य भाषा में माल मोरडी या पाल मोरडी भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गोडाउन, ध्यान रखना। हिंदी में इसे सोन चिड़िया, हुकना, गुदनमेर, गुराइन, ये सब इसके नाम मिलते हैं। मतलब अगर बात करें तो सामान्य भाषा में। और ये माल मोरडी जो आपके है वो आपके सोरसन 12 वाले क्षेत्र है, उसमें माल मोरडी उपयोग किया गया जाता है गोडाउन के लिए। जबकि अंग्रेजी भाषा में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। हिंदी में इसे सोन चिड़िया, हुकना, गुदनमेर, गुराइन आदि नामों से जाना जाता है। गोडाउन एक शर्मीले स्वभाव का प्राणी है और ये एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है, मतलब एकांत में रहता है। गोडाउन अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, और आपके यहाँ लिख लेना आप अगर नोट्स बनाओ तो, जैसलमेर का शुभंकर गोडाउन ही है। जैसलमेर का तो शुभंकर है, हर एक जिले के लिए अपने राजस्थान में शुभंकर घोषित किए गए हैं। तो जैसलमेर का जो शुभंकर है वो आपकी गोडाउन है।
और इसके अलावा सौंकलिया जो अजमेर वाला क्षेत्र है और सोरसन जो बारां वाला क्षेत्र है, इन 3 जगहों में गोडाउन पाए जाते हैं। प्रश्न आया था कि सोरसन बारां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। तो गोडाउन राष्ट्रीय मरुद उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है और जैसलमेर का शुभंकर है, सौंकलिया अजमेर में पाया जाता है और सोरसन बारां में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप देख लेना। अगर प्रश्न बनने की अगर बढ़िया ऐसा प्रश्न बनता है तो यहाँ से बनेगा। जो गोडाउन है वो मूलतः कहाँ का है, तो अफ्रीका का है। एक मूलतः अफ्रीका का पक्षी है और बहुत भारी होता है और बड़ा होता है, इस कारण ये वृक्षों पर नहीं बैठता। ये आपके जो सेवन घास होती है जो जैसलमेर में पाई जाती है वहाँ पे आपका घोंसला बनाकर रहता है। गोडाउन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है, तो गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। और इसके अन्य उपनाम की बात करें तो पाल मोरडी भी कहा जाता है, इसे सोन चिड़िया भी कहा जाता है, कोई सारंग कहता है, कोई कुकना कहता है, कोई तुकद्र कहता है, कोई बड़ा तिल्लोर कहता है। मतलब इसके अन्य नाम है, ये आप एक हल्का सा देख लेना। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ये गोडाउन के ही मिलेंगे आपको, बाकी आपके अन्य नहीं मिलेंगे ज़्यादा। सोरसन बारां में इसे माल गोरडी कहा जाता है। मैंने अभी बताया था सोरसन जो बारां वाला क्षेत्र है उसमें इसे माल गोरडी के नाम से जाना जाता है। सेवन घास को गोडाउन की शरण स्थली कहा जाता है। जो जैसलमेर में जो सेवन घास पाई जाती है वो गोडाउन की शरण स्थली है, क्योंकि ये लंबी लंबी घास होती है और इनके बीच में ये घोंसला बनाकर रहता है। अब बात करें आयुष्मान की जो रेड डाटा बुक है या लाल डाटा बुक या रेड डाटा बुक है, उसमें इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, इसको बचाने की आवश्यकता है। और जबकि भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची फर्स्ट में इसे रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब रेड डाटा बुक है उसमें इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है, जबकि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची फर्स्ट में इसे रखा गया है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एमएस, उस पर उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आप साथ में अगर नोट्स बनाना चाहिए तो आप नोट्स लिख सकते हैं, ज़्यादा पेज नहीं है, 4-5 पेज है, आप खुद की कॉपी में अपने नोट्स लिख सकते हैं। तो मैंने बता दिया गोडाउन के बारे में। गोडाउन जैसलमेर का शुभंकर है, 1981 में घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम केराटिस नाइग्रिशेप है। ग्रेट इंडियन बस्टर के नाम से जाना जाता है। माल मोरडी बारां वाले क्षेत्र में जाना जाता है। हिंदी में सोन चिड़िया, हुकना, गुदनमेर कहा जाता है। शर्मिला पसौवा का प्राणी है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय मरुद उद्यान जैसलमेर में, उसके अलावा सौंकलिया अजमेर में और सोरसन बारां वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अफ्रीकी पक्षी है, जोधपुर जंतुआलय इसके लिए प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है और सेवन घास को गोडाउन की शरण स्थली कहा जाता है। ये चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ते हैं राज्य पशु। तो मैंने बताया अब राज्य पक्षी की बात करो आप या राज्य पशु की बात करो, दोनों को जो दर्जा दिया गया वो 1981 में दिया गया। तो राज्य पशु पहले चिंकारा था, लेकिन अभी ऊंट को भी बना दिया गया है। तो एक तो चिंकारा राज्य पशु है, एक ऊंट राज्य पशु है। दोनों से अलग अलग प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखना। तो चिंकारा है वो वन्य जीव श्रेणी, जो वन्य जीव श्रेणी है उसका राज्य पशु है, जिसे हम बोलते हैं नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल का मतलब हो गया राज्य पशु। स्टेट एनिमल का मतलब क्या हो गया, राज्य पशु। नॉन डोमेस्टिक का मतलब नॉन घरेलू, घरेलू नहीं अघरेलू। अघरेलू का मतलब हो गया वन्य जीव श्रेणी का जो राज्य पशु है, या आप याद रखना इंग्लिश में भी नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल जो है वो चिंकारा को बनाया गया है। जबकि ऊंट है वो पशुधन श्रेणी या डोमेस्टिक स्टेट एनिमल के रूप में जिसे दर्जा प्राप्त है। चिंकारा को जो दर्जा दिया गया था वो 1981 में, मैंने बताया था अभी 1981 में राज्य पक्षी को भी और राज्य पशु को भी दर्जा दिया गया, राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और ये एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव होता है। चिंकारा क्या होता है, तो आपके हिरण की एक प्रजाति होती है चिंकारा, तो ये हिरण की जैसा ही होता है। तो ये एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसे मेमेलिया वर्ग के कोर्डेटा संघ में शामिल किया गया है। जो साइंस वाले विद्यार्थी देख रहे हैं उनको पता होगा मेमेलिया वर्ग क्या होता है, कोर्डेटा संघ क्या होता है। बाकी आप अगर अदर कैटेगरी से हैं तो आप ध्यान रखना, जो मेमेलिया वर्ग है वो स्तनधारी होती है, और स्तनधारी में भी जो कोर्डेटा संघ होता है जिनमें कोर्डेटा पाई जाती है वो संघ है, उसमें इसे रखा गया है। चिंकारे हल्के भूरे रंग का अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कहीं कहीं तो गजेला मिलता है, कहीं गजेला बनेटी मिलता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना, गजेला या गजेला बनेटी जो भी नाम आए वो आप कर देना। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी या गजेला। चिंकारे को छोटा हिरण, मैंने बताया अभी वो हिरण की एक प्रजाति है, तो चिंकारे को छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। चिंकारों के लिए नारगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में वो प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। और लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है, मतलब जैसलमेर में पाया जाता है। मतलब सर्वाधिक चिंकारे कहाँ पाए जाते हैं, तो मरु भाग जोधपुर वाला जैसलमेर वाला इलाका है, यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है पूछ ली तो आपको नारगढ़ अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। आपको मैं एक प्रश्न पूछूं कि चिंकारा किस जिले का शुभंकर बनाया गया है, तो चिंकारा आपकी श्री गंगानगर का शुभंकर है। किसका है, श्री गंगानगर का शुभंकर है। अब ऊँट के बारे में बात करें तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला जो ऊँट है उसको राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को, डेट याद रखना, 30 जून 2014 को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जिसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी हुई।
मतलब 30 जून 2014 को तो इसका बीकानेर में घोषणा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा 30 जून 2014 को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा। लेकिन इसकी जो अधिसूचना है, गजट नोटिफिकेशन है, वो 19 सितंबर 2014 को आया था। ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। कैमेलस, कैमल यानी ऊँट होता है, तो आप कैमेलस कैमल से याद रखना, कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका नाम है। सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर में पाए जाते हैं और सबसे कम ऊँट है वो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अगर आपके जब पशुधन वाला टॉपिक नहीं है आपके, लेकिन आप ध्यान रखने ला, सर्वाधिक ऊँट है वो बाड़मेर और बीकानेर वाले इलाके में पाए जाते हैं, अधिकांशतः बाड़मेर में, और सबसे कम ऊँट है वो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। जो ऊँट की नस्ल है उसमें ऊँट की नस्लें कौन कौन सी होती है, तो ये बीकानेरी में यहाँ ये नस्लें वगैरह क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पशुधन वाला चैप्टर नहीं है। अगर आपके पशुधन वाला चैप्टर होता तो आप वहाँ पढ़ लेते, लेकिन पशुधन वाला चैप्टर अब की बार 3rd ग्रेड में नहीं जोड़ा गया, तो इसका मतलब है आपको यहाँ ऊँट की नस्लें वगैरह भी थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। तो बीकानेरी ऊँट है जो बीकानेर में होते हैं। नाचना ऊँट कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर के। जो बीकानेरी ऊँट है आपके, वो बीकानेरी ऊँट आपके भार ढोने के लिए काम आते हैं, जबकि नाचना जैसलमेर वाले ऊँट है वो सुंदर ऊँट होते हैं और ये आपके दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। जो गोमट ऊँट जोधपुर वाले हैं वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिंधी ऊँट, कच्छी ऊँट, मेवाती जो अलवर क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको मेवाती ऊँट या अलवरी ऊँट कहते हैं। ये ऊँट की प्रजातियाँ हैं। ऊँट की खाल पर की जाने वाली जो कलाकारी है वो आप पढ़ोगे, हस्तशिल्प कला में पढ़ोगे, उस्ता कला कहा जाती है। और ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जो जलपात्र है उनको बोलते हैं कोपी। क्या बोलते हैं, कोपी। मतलब उस्ता कला, ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी उस्ता कला कहलाती है। जबकि सॉरी, ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले जो ठंडे पानी के जलपात्र है उनको कोपी कहा जाता है। बीकानेर में स्थित जो उर्मुल डेयरी है, कौन सी डेयरी, उर्मुल डेयरी, भारत की एकमात्र ऊँटनी की दूध की डेयरी है। देखो, भारत की एकमात्र ऊँटनी की दूध की डेयरी कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन में बीकानेर आए तो बीकानेर कर देना, और डेयरी का नाम पूछे तो उर्मुल डेयरी है। और ऊँटनी का जो दूध है उसमें विटामिन सी होता है। क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। और मैंने अभी बताया था श्रीगंगानगर का जो शुभंकर है वो चिंकारा को बनाया गया है। और भारत में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। कहाँ पे, भारत में। ध्यान रखना, भारत में ऊँट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जबकि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ये आपके ऊँट और चिंकारा के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है वो 31 अक्टूबर 1983 को, मैंने बताया 31 अक्टूबर 1983 को 2 राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। तो राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 में घोषित राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अपने राजस्थान का गौरव खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसिपिस सिनेरेरिया है। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र और नागौर क्षेत्र में देखे जाते हैं। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में, पंजाबी और हरियाणा वाला क्षेत्र है उसमें खेजड़ी को जांटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जांटी। और तमिल भाषा में से पेमे, कन्नड़ भाषा में से बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में से धोकड़ा, और भारतीय जो धर्म ग्रंथ है या जो विष्णुई संप्रदाय है उसमें इसे सम्मी कहा जाता है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो सम्मी या एक और 2-3 पेड़ों के नाम थे, इसकी वजह से ऋग्वेद में आपके जो महाभारत कालीन में इसे जंगल प्रदेश कहा गया बीकानेर वाले क्षेत्र को। तो सम्मी की वजह से, सम्मी का मतलब होता है खेजड़ी। और आप पढ़ोगे कि विजयदशमी के दिन सम्मी के वृक्ष की पूजा की जाती है। आप सोचो कि सम्मी क्या है, तो सम्मी खेजड़ी को ही बोला जाता है। तो खेजड़ी को पंजाबी और हरियाणवी में जांटी कहा जाता है, तमिल भाषा में पेमे, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में धोकड़ा, और भारतीय धर्म ग्रंथ या विष्णु संप्रदाय से सम्मी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे शिमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिमलो कहा जाता है। और पत्तियों के चारे को जो स्थानीय भाषा में लूम या लूंग कहा जाता है। हमारी साइड लूंग कहते हैं, अब किसी साइड लूम कहते होंगे, तो लूम या लूंग कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 में दर्जा प्राप्त है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब देखो, आप कोई एक गाइड में लिखा हुआ था, मैंने देखा था कि आपके रेगिस्तान का सागवान या राजस्थान का जो सागवान है वो खेजड़ी को कहा जाता है। तो ये गलत है, ये आपके रोइडे को कहा जाता है। राजस्थान का सागवान या रेगिस्तान का सागवान या मरुस्थल का सागवान, जो भी है, सागवान का नाम आए रोइडे को कहा जाता है। तो आप ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पर, केवल राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव ही कहा जाता है इसे। खेजड़ी वृक्ष या सम्मी की जो पूजा है, खेजड़ी वृक्ष या सम्मी की पूजा मैंने बताया था अभी, विजयादशमी या दशहरे के दिन की जाती है। किस दिन की जाती है, तो विजयादशमी या दशहरे के दिन की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोट्रमा जो कवक है, ये 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाले 2 कीड़े हैं, एक तो सेलेस्ट्रेना और एक ग्लाइकोट्रमा।
पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र है वो मांगल्यावास गांव अजमेर में खेजड़ी के वृक्ष पर छुपाए थे। मतलब जो पांडव है उनने जो 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा था, उसमें जो अपने अस्त्र शस्त्र है वो एक अजमेर में जो कल्प वृक्ष के नाम से मेला भी भरता है आपके मांगल्यावास में। तो मैंने अभी ऊपर लिखा है, जो देखो ये लिखा है मैंने, कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो मांगल्यावास अजमेर में लगता है। हरियाली अमावस्या को लगता है, श्रावणी मास की जो अमावस्या आती है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं, और इस दिन इसका मेला लगता है मांगल्यावास अजमेर में। तो इन्होंने मांगल्यावास अजमेर में जो खेजड़ी का सबसे बड़ा, और कहते हैं खेजड़ी का सबसे बड़ा या पुराना वृक्ष जो है वो अजमेर में मांगल्यावास में है, और वहीं पर जो मांगल्यावास में कल्प वृक्ष मेला हरियाली अमावस्या को लगता है। और इस पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पे अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, ये भी ध्यान रखना। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। अब पूछ ले प्रश्न, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 12 सितंबर को मनाया जाएगा। कब से शुरू हुआ था, तो 12 सितंबर 1978 से पहली बार मनाना शुरू किया था। क्योंकि 12 सितंबर 1930 को आप पढ़ोगे, जब आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ोगे, जोधपुर का जो इतिहास पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे जब अभय सिंह पढ़ोगे 1724 से 49 ईस्वी के बीच जो अभय सिंह शासक बने थे, उस समय की घटना है 12 सितंबर 1730 ईस्वी को। इस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 ईस्वी की बात है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग हैं, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। क्यों? क्योंकि अभय सिंह ने जो आदेश दिया था मेहरानगढ़ किले के लिए कि गिरधर दास के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी कि आप पेड़ को काट के लाओ, तो गिरधर दास के नेतृत्व में पेड़ काटे गए थे। उस समय अमृता देवी बिश्नोई ने और उनके साथियों ने 363 लोग, कितने लोग, 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए खेजली ग्राम जोधपुर में अपना बलिदान दे दिया था। और बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान है वो साका खड़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है? साका खड़ाना। और अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, तो ये रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। याद रखना, बलिदान क्या कहलाता है? साका खड़ाना कहलाता है। गिरधर दास के नेतृत्व में आप पढ़ोगे, अभय सिंह के समय आप पढ़ लोगे ये चीज़ें बातें, अभय सिंह पढ़ोगे तब पढ़ोगे। 12 सितंबर 1730 की एक घटना आती है, और इसी के आपके सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और ये 3 स्तर पर दिया जाता है। आगे लिखा हुआ होगा, वन्य जीवन संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। मतलब 1994 में शुरुआत की गई थी और पहला दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। और ये आपके आप पढ़ोगे, आप जब पुरस्कार वगैरह पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ये 3 स्तर पर दिया जाता है। एक तो वन संरक्षण के स्तर पर जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं, एक वन्य जीव संरक्षण पर जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और एक वन एवं वन्य जीव, वनों का विकास एवं वन्य जीव संरक्षण पर दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपये दिया जाता है। जो वन संरक्षण के लिए दिया गया है वो ओम सिंह राजावत को दिया गया है। और अभी साहित्य में जुलाई के करंट में पढ़ रहा था कि ओम सिंह राजावत को अभी राजस्थान गौरव का सम्मान मिला है, और जो कि पहले अमृता देवी वन संरक्षण, जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, उससे सम्मानित हो चुके हैं ओम सिंह राजावत। आप करंट पढ़ोगे तो पढ़ोगे। इसके अलावा ललित पालीवाल को दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण का जो पुरस्कार है वो आपके सतनाम सिंह को दिया गया है। इसके अलावा जो वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण का जो अवार्ड है वो संस्थाओं को दिया जाता है, जिसमें आपके वंडर सीमेंट को दिया जा चुका है जो नंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को दिया जा चुका है। मानव उत्थान सेवा समिति जो तलवाड़ा हनुमानगढ़ की है उसको दिया जा चुका है। मतलब 3 स्तर पर दिया जाता है, एक में 50,000 और 1 लाख। 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, एक आपकी संस्था को दिया जाता है। खेजड़ी में प्रतिवर्ष वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को आप मेले पढ़ोगे, उस समय पढ़ोगे कि जो वृक्ष मेला है खेजड़ी ग्राम जोधपुर का वृक्ष मेला है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है खेजड़ी ग्राम जोधपुर में, और वो आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजन किया जाता है। एक प्रश्न आता है ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई 1991 में। 1981 में ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत की गई। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ। अब कौन से एग्जाम पूछा गया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया हुआ। यह प्रश्न आया हुआ है किसी एग्जाम में कि 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राज्य पुष्प कौन सा है, तो राज्य पुष्प है रोइडा। रोइडा के पुष्प को 1983 में 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टिक्कोमेला अंडुलेटा कहा जाता है। इसके उपनाम इसे मरुशोभा कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान, राजस्थान का सागवान कहा जाता है। मरुस्थल का सागवान मरुशोभा कहा जाता है। रोइडा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिम भाग में देखा जाता है। सर्वाधिक प्रश्न आया हुआ है, ये भी आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन किए हुए वो सभी प्रश्न आए हुए हैं।
रोइडा है वो सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखा जाता है। रोइडा के पुष्प है वो मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं और इन पुष्पों का रंग है वो केसरिया या हिरमिच पीला होता है, मतलब केसरिया रंग का या हिरमिच पीले रंग का होता है इसका। जोधपुर के रोइडे को मारवाड़ टी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में जो रोइडा है उसको मारवाड़ टी के नाम से जाना जाता है। रोइडे की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं और बंदूक की बट बनाई जाती है। याद रखना, फर्नीचर तो आप पता होगा, रोइडे की गेट वगैरह बनाते हैं हम, अलमारियाँ वगैरह गेट वगैरह रोइडे से बनती है, लेकिन बंदूक की बट बनाई जाती है रोइडे की लकड़ी से। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्य खेल जो बास्केटबॉल है उसको 1948 में 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल। इस खेल को में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है। मतलब इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियंत्रित करने वाली संस्था है वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसे FIBA कहते हैं, FIBA कहते हैं। अब अपने राजस्थान में 3 अकादमियां हैं जो बास्केटबॉल से संबंधित है। एक तो आपके महिला बास्केटबॉल अकादमी है जो जयपुर में, दूसरी बालक सीनियर बास्केटबॉल अकादमी जो भी जयपुर में, इसके अलावा बालक बास्केटबॉल अकादमी है जो जैसलमेर में। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में, बालक सीनियर बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में और बालक बास्केटबॉल अकादमी है वो जैसलमेर में। 3 अकादमी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1948 में दर्जा प्राप्त है, इतना आप ध्यान रख लेना। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राज्य नृत्य है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां, ध्यान रखना, केवल स्त्रियां भाग लेती है। इसे राजस्थान की आत्मा नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती है। मैं अगर एक एग्जाम में प्रश्न आया था, अभी पिछले एग्जाम्स में जो अभी लेटेस्ट 2021-22 में एग्जाम्स हुए उनमें प्रश्न आया था कि घूमर कौन सी जनजाति का नृत्य है, मतलब जो प्राचीन काल में घूमर जो नृत्य था वो किस जनजाति का था। अब घूमर अभी तो राजस्थान का लोक नृत्य राज्य नृत्य बन चुका है, मतलब हर राजस्थान में, पूरे राजस्थान में किया जाता है, लेकिन घूमर पहले आपके गरासिया जनजाति का नृत्य था। किसका था? गरासिया जनजाति का नृत्य है घूमर, जो बाद में पूरी राजस्थान का राज्य नृत्य बनकर उभर गया। घूमर प्राय विशेष अवसरों जैसे विवाह समारोह, त्योहार या धार्मिक आयोजन पर किया जाता है। लेकिन अगर त्योहारों में भी आपको पूछे तो गणगौर और तीज, और इन दोनों में से पूछे तो आपके गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घूमर नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, घूमर नृत्य के लिए प्रसिद्ध एक एग्जाम में मैंने देखा है कि प्रश्न आया था कि घूमर कौन से त्योहार पर या कौन से अवसर पर किया जाता है। उसमें ऑप्शन में गणगौर भी था, तीज भी था, और ऑप्शन माना गया था गणगौर। तो आप ध्यान रखने, त्योहार में गणगौर पर सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। और घूमर और गणगौर का इस प्रकार से संबंध है, जैसे ध्यान रख लेना आप, गणगौर और तीज, राज्य नृत्य घूमर। एक आपको ये ध्यान रखना है, ये बात अभी जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम में पूछी गई थी। और पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत है जो राजमाता गोवर्धन कुमारी, जो सतरामपुरा गुजरात में पड़ता आपके, उसमें राजमाता है गोवर्धन कुमारी। सतरामपुरा ने 1985 या 1986, कहाँ 1985 लिखा हुआ है, कहाँ देखो, मुख्य तो 1985 है, लेकिन अभी राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछ लिया गया था कि गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई, तो 1985 उसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वहाँ 1986 माना गया था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है 1985 और 1986 दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत है राजस्थान राजमाता जो है गोवर्धन कुमारी सतरामपुरा ने 1985 या 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी मुंबई की स्थापना की थी। जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कहाँ पे है? तो आपके मुंबई में है। स्थापना किसने की थी? तो राजमाता गोवर्धन कुमारी ने। कहाँ की थी? सतरामपुरा की राजकुमाता थी। 1985 या 1986 दोनों डेट याद रख लेना। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, ये एक राजस्थान का राज्य की गीत है। और ये कहते हैं कि ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। इस गीत को सर्वप्रथम कहते हैं उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। तो ये आपको अपवाद मिल सकता है कहीं कहीं कि कहीं कहीं लिखा हुआ है अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया, कहीं मांगी बाई, तो बोलते हैं कि सर्वप्रथम गाया था वो उदयपुर की मांगी बाई ने। लेकिन इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त कराई वो बीकानेर की थी अल्लाह जिला बाई, जो मांड गायिका एक अल्लाह जिला बाई, जिसे 1982 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से? तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 1982 में, अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिलाबाई को राज्य की मरु कोकिला बाई जी के नाम से भी जाना जाता है। इस गीत को मांड की गायकी में गाया जाता है। जो केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, इसको मांड गायकी में गाया जाता है। अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। किसके दरबार में? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया। और बाद में आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों में इन्होंने इस
गीत को, जो केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है, इसको प्रसिद्धि दिलाई। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वैसे राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन जो कथक नृत्य है, जो अभी उत्तरी भारत का एक प्रमुख नृत्य है कथक नृत्य, इसका जो आदिम घराना है वो जयपुर होता, और इसलिए हम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है वो कथक को मानते हैं। और इसका जो अभी वर्तमान में जो घराना चल रहा है वो लखनऊ है, लेकिन जो आदिम घराना था वो जयपुर था। तो आपका राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक के जन्मदाता कौन है? तो भानुजी महाराज। कौन से? कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। राज्य मिठाई कौन सी है? तो आपकी राज्य मिठाई है वो है घेवर। ये आपके नाम याद रख लेना, राज्य मिठाई घेवर। राज्य वाद्य यंत्र याद रखना अलगोजा, और आपके लोक वाद्य यंत्र है वहाँ पढ़ोगे अलगोजा के बारे में अन्य जानकारियाँ। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, ये भी आप पढ़ोगे। आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे तब सूर्यमल मिश्रण पढ़ोगे। बूंदी के दरबारी साहित्यकार या दरबारी विद्वान हुआ करते थे सूर्यकमल मिश्रण, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है, अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। और 1857 की क्रांति में जो देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले कवि के नाम में अग्रणी नाम गिना जाता है सूर्यमल मिश्रण का, जो राज्य कवि है। अब ये तो राज्य कवि हो गए, आपके राज्य के प्रतीक चिन्ह हो गए सब पूरे। अब आप यहाँ तक देखो तो यहाँ तक देख सकते हो। कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी लिखी है, राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में हल्की हल्की जानकारी लिखी है, केवल नाम लिखे हैं। ये भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि कोई प्रश्न ऐसा आसपास से आपका क्षेत्र नहीं रहना चाहिए जिससे आपको राष्ट्रीय प्रतीक भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपकी राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये आपको डेटें याद रखनी नहीं है, क्योंकि अगर आप भारत से का आपके राज्य क्या आ रहा है तो आप पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वैसे ये आपके 7th क्लास की या 8th क्लास की कोई पुस्तक में ये दी हुई है, तो ये आप देख लेना। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता आरबीसी बोर्ड की बुक से तो आप चैलेंज नहीं कर सकते फिर प्रश्न को। तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक कैलेंडर है, जो आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 78 साल पीछे चलता है। मतलब अगर आपको राष्ट्रीय शक कैलेंडर से आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर निकाला हो तो आपको 78 साल जोड़ना पड़ेगा इसमें। राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, जिसे 1950 में अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय जो फल है वो आम है। राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। राष्ट्रीय जो पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे 1973 में अपनाया गया। जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी 1973 में, उसी समय रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद के पेड़ को माना जाता है, भारतीय बरगद के पेड़ को। राष्ट्रीय जो सब्जी है वो कद्दू। राष्ट्रीय जो मुद्रा है वो रुपया, जिसे भारतीय रुपया कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय सरप किंग कोबरा। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय जलीय पशु है वो गांगे डॉल्फिन है। यह अभी एग्जाम में प्रश्न आया था, इसी साल में आया था। गांगे डॉल्फिन 18 मई 2010 को अभी अपनाया गया था, 2010 में ही अपनाया गया था राष्ट्रीय जलीय पशु गांगे डॉल्फिन। राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है, और राष्ट्रीय लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ये आपके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो गए। अब राज्य के आपके बता देता हूँ। राज्य पक्षी 1981 में दर्जा प्राप्त है, गोडाउन है। राज्य पशु की बात करें तो वन्य श्रेणी में तो आपकी चिंकारा है, और 30 जून 2014 को जो पशुधन श्रेणी का जो राज्य पशु का दर्जा है वो ऊंट को दिया गया। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोइडा का पुष्प है। राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश है। राज्य जो नृत्य है वो घूमर है। इसके अलावा राज्य मिठाई जो घेवर है। राज्य खेल है बास्केटबॉल, 1948 में दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय कवि जो है राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्रण को जाना जाता है। और इसके अलावा आपके राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है, और राज्य शास्त्रीय नृत्य वो कथक है। इसके अलावा आपकी राजधानी जयपुर है। और ये चीज़ें आपके इतनी ही थी। ये आपकी आज की क्लास, इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर टारगेट विद एमएस पे डाल दूंगा। बाकी आप इसको मेरे हिसाब से आप नोट्स बनाइए, और नोट्स के बीच में आपके प्रत्येक जो टॉपिक है, जैसे राज्य नृत्य हो गया, राज्य खिवरक्स हो गया, उनके बीच में आप 4 या 5 लाइन का गैप थे। मैंने भी गैप दिया था, बाद में मैंने और डाटा ऐड कर दिया इसमें। तो आप भी इसमें बीच में 2-4 लाइन का गैप देकर लिखे, ताकि आप कुछ भी चीज़ हो तो उसको आप ऐड कर सके साथ में।
अगर आपको कोई और फैक्ट मिलता है तो आप उसमें ऐड कर लो। अब कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई है तो आपकी अन्य टॉपिक में से संबंधित है, तो आपको अन्य टॉपिक पढ़ते समय ये चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और होगा तो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। जो भी कोई नया टॉपिक जुड़ा है, साइंस में हो या जीके में हो, तो अनुसंधान केंद्र वगैरह जो टॉपिक है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।